नेक्स्ट है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं फ्रेंड्स? विलफुल डिफॉल्टर से आप समझ गए जानबूझकर जिसने डिफॉल्ट किया, ठीक है। सो जो जानबूझकर डिफॉल्ट करने एक्चुअली तो वही विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, ठीक है। अब विलफुल डिफॉल्टर की के केस में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो बोरोवर की कैपेसिटी तो है पे करने की, अमाउंट पे करने की कैपेसिटी है उसके, नेट मीन्स इतने अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन वो जानबूझ के अपने डेट पे नहीं करना चाहता। मान लो बाहर घूम रहा है अच्छी बड़ी गाड़ी लेके और बिल्कुल अपना बिल्कुल ऐश से जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो लोन रीपे नहीं कर रहा, तो उस केस में वो क्या है? विलफुल डिफॉल्टर। उसकी कैपेसिटी है पे करने की, सब कुछ है, वो अपनी लाइफ तो ऐशो आराम से जी रहा है, बट वो लोन पे नहीं कर रहा, तो उस केस में वो क्या है? विलफुल डिफॉल्ट कर रहा है, जानबूझ के पैसे पे नहीं कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, पे करने की कैपेसिटी भी है, ठीक है, लेकिन वो पे नहीं कर रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो उसने जो भी लोन दिया था बैंक ने, जैसे मान लो लोन दिया था किस चीज के लिए? मशीन परचेज करने के लिए, ठीक है। उसने मशीन परचेज ना करने के लिए की बजाय एक कार परचेज कर ली और आराम से मस्त घूम रहा है, ठीक है। तो उसने अपने फंड डाइवर्ट कर दिए, उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री किया ही नहीं। मशीन परचेज करनी थी बिजनेस के लिए, उसने खुद के लिए कार परचेज कर ली, उस पर ऐश कर रहा है, ठीक है। सो उस केस में भी क्या होगा? उसने अगर फंड डाइवर्ट कर दी तो वो बिल्कुल डिफॉल्टर होगा। या फिर बोरोवर हैज साइफंड ऑफ। साइफंड ऑफ का मतलब बेईमानी से उसने फंड निकाला, ठीक है। और या फिर उसने किसी दूसरे जो लेंडर है, दूसरे बैंक से कोई लोन ले लिया, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया सेम प्रॉपर्टी पे। अब मान लो जैसे क्या हुआ कि एक कैश क्रेडिट लिमिट थी, सीसी लिमिट थी, ठीक है। उसमें कोलेटरल दिया हुआ था, कोलेटरल में क्या थी? प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उस मॉर्गेज है बैंक के पास, बैंक ए के पास, ठीक है। उसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल कर दिया, एग्रीमेंट भी हो गया, सेल भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसको बताया नहीं कि लोन के पास ऑलरेडी मॉर्गेज है, वो प्रॉपर्टी सेल भी होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उसने बिना लेंडर की परमिशन के वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। इस केस में क्या हुआ है? दो बंदों के साथ धोखा हुआ है, एक तो बैंक के साथ और एक जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसके साथ भी, क्योंकि कल को वो लोन रीपे नहीं करेगा तो बैंक तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक का तो चार्ज है, वो तो अपने रिकवर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट इज वाई। नेक्स्ट है कि बोरोवर ने क्या किया? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मान लो जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उस केस में, तो वो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के केस में क्या होगा? अगर मान लो उसने क्या किया कि जो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी, मैंने बताया ना, उसने कुछ बेच दिया या फिर कहीं और से दोबारा लोन रेज कर लिया, सो उस केस में क्या होगा? बिना लेंडर की परमिशन से, सो उस केस में क्या होगा? वो विलफुल डिफॉल्ट होगा, उसने जानबूझ के ऐसा किया। क्योंकि एक अंडरटेकिंग ली जाती है लोन लोन करने के टाइम पे, जब लोन उसको सैंक्शन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, एक अंडरटेकिंग ली जाती है, उसमें ये सब होता है कि मैं फर्दर कोई लोन कहीं से सेम प्रॉपर्टी पे रेज नहीं करूंगा, और बिना विदाउट बैंक की परमिशन कोई प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ या उसको बेचना या कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा, ठीक है। अगर बोरोवर अपने कमिटमेंट से फेल हो जाता है तो उस केस में उसको माना जाता है कि वो विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है? विलफुल डिफॉल्टर को डिक्लेयर कौन कर सकता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड में भी एक क्वेश्चन आएगा जो इंपॉर्टेंट है। जो बोरोवर है उसको विलफुल डिफॉल्ट कब डिक्लेयर कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि उसको विलफुल डिफॉल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, विलफुल डिफॉल्टर। सो विद इन 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड इनटू एनपीए। जब अकाउंट एनपीए हुआ, ठीक है, उसके 6 मंथ्स के अंदर 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 6 मंथ्स के अंदर अंदर विद इन, ठीक है, उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई अकाउंट में फ्रॉड हो गया मान लो, ठीक है, तो उस केस में क्या पता चलेगा कि उसने फंड्स का डाइवर्जन कर दिया या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, तो उस केस में वो इमीडिएट उसको विलफुल डिफॉल्ट घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगी उसको विलफुल डिफॉल्ट घोषित करने की, कि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि जो सर्कल या जोनल शस्त्रा उसको नोटिस सेंड करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है, बंदे को पोस्ट किया जाएगा, रजिस्टर कोरियर किया जाएगा कि, और लोकल न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर है लोकल लैंग्वेज में
उसमें फोटोग्राफ पब्लिश की जाएगी उसकी, कब? विद इन 7 days फ्रॉम द नोटिस। जैसे पहले तो नोटिस भेजा जाएगा उसको कि ऐसे ऐसे आपने ये किया है और ये बैंक के नियमों के उल्लंघन है और आपने जानबूझ के ऐसा किया, आप अपनी लाइबिलिटी से दूर भाग रहे हो या आप अपनी लाइबिलिटी टाइम पे नहीं कर पा रहे हो या आप डिफॉल्ट कर रहे हो, सो दैट कि आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, नोटिस दे दिया। अब बंदा अपनी जैसे हरकतों से बाज आया नहीं, ठीक है, उसने ना तो लोन रीपे किया ना कुछ और किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। सो उसके बाद 7 days के अंदर अंदर जो 7 days हो चुके हों उसके बाद क्या कर सकता है बैंक? एक फोटोग्राफ पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, फोटोग्राफ पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, और किस केस में जो फोटो पब्लिश कर सकता है? जहां लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख एंड अबव है, उस केस में। जहां लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख एंड अबव है, उस केस में। ठीक है, वहां पे उस न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश की जा सकती है। उससे कम अमाउंट है सो उस केस में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, उस केस में उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकते। व्हेन टू इशू ए लुकआउट नोटिस? फ्रेंड्स, जब कोई विलफुल डिफॉल्टर है और ये पता चलता है कि उसने डिफॉल्ट किया है, जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज पता लगती है इन्फॉर्मेशन की कोई डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है, सो उस केस में लुकआउट नोटिस कब जारी कर सकते हैं? जब जब बैंक को ये लगेगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको ये लगेगा कि आपकी जो जो आपने लोन दिया था या जो एडवांस जिसको दिया था, वो बंदा अब देश छोड़ के भागने वाला है। सीधा मतलब ये है, जब वो देश छोड़ के भागने वाला होता है और उसकी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो उस केस में लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसको किया जा सकता है? या तो कोई पर्सन या एंटिटी कोई भी कॉर्पोरेट, या फिर जो बोरोवर है या गारंटर है बैंक का, और पर्सन की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो देश छोड़ के भाग सकता है। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो देश छोड़ के भागने वाला है, उस केस में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लोन आउटस्टैंडिंग है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड दोनों मिला के, वो 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। अगर सारे बैंकों से मिला के भी उसे 50 करोड़ से ऊपर के हैं तो सभी बैंक मिलके उसको लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं। ठीक है, सो 50 करोड़ ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो लुकआउट नोटिस है वो कितनी अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है उस पर दिया जा सकता है, उसको लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है 50 करोड़ से अबव की अमाउंट। ठीक है, और कौन कौन इश्यू कर सकता है लुकआउट नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक बार, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था कि कौन इशू, किसके पास पावर है लुकआउट नोटिस जारी करने की। सो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया था 22 नवंबर 2018 में, उसके उसके अंडर जो सीईओ है, जो सीईओ है पब्लिक सेक्टर बैंक का, ठीक है, वो लुकआउट नोटिस इशू कर सकते हैं। ठीक है, जो सीईओ हैं बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो लुकआउट नोटिस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर। एंड जो एफआईआर करवाने से पहले ही कर सकते हैं ये काम। मान लो जैसे एक क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने कोई विलफुल डिफॉल्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लगता है कि वो भागने वाला है, तो उस केस में क्या है, एफआईआर करानी होती है। लेकिन लुकआउट नोटिस एफआईआर से पहले, अर्लियर अर्लियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एफआईआर हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले एफआईआर करवानी पड़ेगी उसके बाद लुकआउट नोटिस होगा, नहीं, पहले, क्योंकि उसको लुकआउट नोटिस का मतलब ये है कि जैसे भी दिखे उसको पकड़ लो। ठीक है, कि ये बंदा डिफॉल्ट करके भागने वाला है, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया, पीछे हमने देखा था ना कि कितनी अमाउंट, 50 करोड़ से अबोव, 50 करोड़ से अबोव अगर कोई अमाउंट है, लोन की अमाउंट है, सो वो उस केस में लुकआउट नोटिस हो सकता है। उससे छोटी अमाउंट का तो हो ही नहीं सकता, तो उस केस में मेजर लॉस होगा नहीं। 50 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट है तो मेजर लॉस हो सकता है, दैट इज वाई। नेक्स्ट है जनरल टर्म्स जो रिलेटेड है एनपीए से, उनको हम एक बार देख लेते हैं, जो स्पेशली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स वगैरह, तो उनको एक बार देख लेते हैं। सो एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एग्जाम में पूछी जाती है, कई इनमें से कोई एक आध पूछ ली जाएगी कई बार कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, जो भी है। ठीक है, एसएमए का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट, डीबी का मतलब डाउटफुल, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है,
ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनकी उनकी जो उस केस में जो एलसी या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उनकी क्रेडिट जो दिया जाता है, स्पेशली लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और डीआईसीजीसी का मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, सीजीटीएमएससी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में आया था फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरएटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट, आईआरएसी इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, बीसी का मतलब है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, समर्थ एक पोर्टल है। समर्थ क्या है? एक पोर्टल है जो स्पेशल एनपीए की रिकवरी या ओटीएस वगैरह के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटेड रिकवरी टूल। ठीक है, नॉन सीबीएस में मिलेगा आपको। ये कहाँ मिलेगा? ये इसका लिंक नॉन सीबीएस में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास जो एनपीए की रिकवरी है या ओटीएस से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसके। सो एनपीए का टॉपिक 2 क्लासेज में हमने कंप्लीट कर दिया है। आपके लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं है। जितनी भी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो भी डिटेल कवरेज उसकी प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। आपको जो कंटेंट स्टडी बैंकर पे मिल रहा है फ्रेंड्स, वो कंटेंट मैं फिर कहूँगा कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और आपको ऐसी कवरेज जो स्टडी बैंकर आपको प्रोवाइड करा रहा है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वैसी कवरेज आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आपको रियल में एग्जाम क्रैक करना है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एग्जाम क्लियर करना है, या फिर आप बहुत बार एग्जाम के लिए अपीयर हो चुके हैं बट आपका क्लियर नहीं हो रहा, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू फ्रेंड्स। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको इससे एक ही, क्योंकि स्टडी बैंकर पे आपको एक ही जगह पे आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको दूसरी जगह से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अभी तो हम जनरल अवेयरनेस और पेपर 2 के जब क्लासेस में स्टार्ट करूंगा तो उसमें क्या होगा, आपको जनरल अवेयरनेस भी स्टडी बैंकर पे ही प्रोवाइड की जाएगी। ये नहीं कि आपको अलग से पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 40 क्वेश्चन अप्रोक्स जनरल अवेयरनेस से आएंगे जो रिलेटेड है, जो लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस होंगी या स्कीम्स होंगी या फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी उससे आते हैं। सो आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप एक बार वन टाइम आप अपना कोर्स परचेज कीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सो अगर आपको हमारे एफर्ट्स जेन्युइन एफर्ट लगते हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स को कोर्स शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, सो दैट कि हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर नाउ, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।